मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। भूपेश आनंद आपके सामने। बेटे मैं आज लेक्चर नंबर 13 कॉस्ट क्लासिफिकेशन का जो सीरीज हमने स्टार्ट की थी, आई हैव डिलीवर्ड 12 लेक्चर्स एंड टुडे इज द 13th लेक्चर एंड आई विल बी डिस्कसिंग विद एग्जामिनेशन किट ACCA BBB क्वेश्चंस। आज के इस लेक्चर में मैं आपको पूरे 12 लेक्चर का एक तो पहले रिवीजन छोटा सा कराऊंगा। बेटे 13 लेक्चर्स, 13 लेक्चर्स आई हैव डिलीवर्ड ओनली फॉर कॉस्ट क्लासिफिकेशन कि भाई कॉस्ट है क्या, how it is different from expense, what is expenditure, what are the different types of classifications of cost. Kaplan ने 4 classifications दिए हैं, BBB has given 4 classifications, भूपेश आनंद ने 6 classifications आपको बताई, F5 की भी एक दो बताई because that is coming in your examination kit. आज का ये जो लेक्चर है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आज आपने ये लेक्चर अटेंड कर लिया तो आप 12 लेक्चर्स में जो जो छोटी बातें बताई हैं बेटे, दैट कैन बी रिवाइज इन दिस लेक्चर एंड इट विल बी वेरी मच फ्रूटफुल फॉर यू. तो रजिस्टर ओपन कर ले, कैलकुलेटर अपने सामने रख लें, एग्जामिनेशन किट हार्ड कॉपी आपके पास होनी चाहिए, और जो मेरे जूस नोट्स हैं उसका भी बेटे हार्ड कॉपी अपने सामने रखें. मैं भी सॉफ्ट कॉपी भी दिखाऊंगा. जूस नोट्स आपको पता ही है मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर किए हैं. तो इन सभी के साथ आज हम बड़ी ज्यादा एक एक्साइटमेंट के साथ, बिकॉज टुडे विल बी द लास्ट सेकंड लास्ट लेक्चर, एग्जामिनेशन किट स्टार्ट हो गया, कंसेप्ट तो सारे क्लियर कर ही दिए यार. आइए, ग्रेट गुड मॉर्निंग. लेक्चर नंबर 13, चैप्टर नंबर 2, कॉस्ट क्लासिफिकेशन, एंड आई विल बी डूइंग इन दिस कैप्लन एंड बीबीबी क्वेश्चंस. मैं कैप्लन के और बीबीबी के क्वेश्चंस करूंगा आज. बस इस चैप्टर में लास्ट टाइम ये कहता हूं कि आप कमर सीधी करके बैठेंगे, टेबल चेयर में बैठ के पढ़ेंगे तो आपकी स्पाइनल कॉर्ड सीधी रहेगी और आपकी लाइफ एनर्जी ज्यादा सर्कुलेट करेगी. इन्हीं बातों के साथ मैं आज अपनी कहानी को आपके सामने लेकर आना चाहता हूं. एंड माय स्टोरी इज दिस इज भूपेश आनंद. बेटे ये मैं खुश हूं आज बड़ा ज्यादा, बिकॉज मैंने जो सोचा वो कर दिया. 13 लेक्चर्स भूपेश आनंद ने कॉस्ट क्वालिफिकेशन, कॉस्ट क्लासिफिकेशन एंड with my slides, with real life examples, कोका-कोला, मैन्युफैक्चरिंग, लीवाइस जीन्स, रेनॉल्ट पेन, पता नहीं क्या क्या केस स्टडीज आपको नहीं बताई इन 12-13 लेक्चर्स में बेटे. तो मुझे इस बात की सेटिस्फेक्शन है कि जैसा सोचा था वो कर दिया. जैसे आप पेपर देने जाते हो, 100% जब आप अपनी पूरे एफर्ट्स लगाते हो तो आपको मन में एक सेटिस्फेक्शन मिलती है. पास और फेल तो बात की बात है, एक मन में तसल्ली होती है कि यार जो मौका मिला था, जैसा चांस मिला था, हमने बेस्ट यूज किया. तो मैं आज आपके सामने आज थोड़ी सी बात ये बताना चाहता हूँ कि आई हैव कंप्लीटेड 2 चैप्टर्स. मैंने ऑलरेडी 2 चैप्टर्स आज के बाद कंप्लीट कर दिए होंगे. चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट था एंड आई हैव डिलीवर्ड 9 लेक्चर्स. एंड चैप्टर 2 इज कॉस्ट क्लासिफिकेशन. कॉस्ट की क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूँ. 13 लेक्चर्स बेटा, आज 13th लेक्चर है और ये मैंने आपको लेक्चर प्लान भी बताया है. बेटे एक एक बात क्लियर की है. लेक्चर 1 में आई हैव स्टार्टेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉस्ट क्लासिफिकेशन. मैंने कॉस्ट क्लासिफिकेशन का एक चार्ट प्रिपेयर करके दिया कि भाई कॉस्ट क्या है, कॉस्ट एक्सपेंस और कॉस्ट में क्या डिफरेंस है, what are the different types of cost, what is fixed cost, what is variable cost, what is semi variable cost, what is functional cost, what is direct material, what is direct labor, why depreciation is overhead, why what is product cost, what is marginal cost, what is this. बेटे इतना कुछ बताया आपको लेक्चर नंबर 1 में ही, पूरा फ्लो चार्ट दे दिया. फिर लेक्चर नंबर 2 से मेरी कहानी आगे शुरू हुई और थोड़ा सा फिर मैंने आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बातें बताई. एंड आई टोल्ड यू दैट मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग का ही पार्ट है. ठीक है सर. लेक्चर 3 अगेन, बिकॉज स्पेसिफिकली यू शुड बी अवेयर ऑफ व्हाट आई मीन बाय कॉस्ट अकाउंटिंग. और मैं चैप्टर नंबर 2 जो कॉस्ट क्लासिफिकेशन ले रहा हूं, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग. उसके बाद हम करेंगे अकाउंटिंग फॉर मटेरियल्स, फिर हम करेंगे अकाउंटिंग फॉर लेबर, फिर हम करेंगे अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड्स, फिर हम करेंगे टेक्निक. बेटे चैप्टर 9 तक कॉस्ट अकाउंटिंग है. मार्जिनल कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको तभी क्लियर हो सकती है अगर आपको ये कॉस्ट अकाउंटिंग क्लियर हो. तो मैंने लेक्चर नंबर 3 में आई टोल्ड यू अबाउट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग. और फिर लेक्चर 4 से मैंने 6 क्लासिफिकेशंस बताई और स्पेसिफिकली हर एक लेक्चर में एक एक क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया. जैसे लेक्चर नंबर 4 में आई डिस्कस अबाउट हाउ कॉस्ट कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेसेबिलिटी. डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है. फिर लेक्चर 5 में हाउ आई कैन क्लासिफाई द कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ टाइमिंग. हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होती है, फ्यूचर कॉस्ट क्या होती है. फिर लेक्चर नंबर 6 में आई डिस्कस अबाउट हाउ वी कैन. लेक्चर 6 और 7 तो इतने इंपॉर्टेंट है. आज एग्जामिनेशन किट में जब आप देखेंगे
बेटे पूरा एग्जामिनेशन किट, मॉक टेस्ट, बीबीपी, कैप्लॉन, लेक्चर 6 और 7 से भरा पड़ा है. बिहेवियर ऑफ कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, स्टेप वाइज कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट. एंड देन इन लेक्चर नंबर 7 आई डिस्कस अबाउट हाई एंड लो मेथड. लेक्चर नंबर 8 में मैंने आपको फंक्शनल क्लासिफिकेशन बताई, एक एक क्लासिफिकेशन का अलग अलग लेक्चर लिया, हैंड रिटन स्लाइड्स बताई, रियल केस स्टडीज कराई, बैलेंस शीट्स दिखाई, लॉजिक्स बताए, म्यूजिक दिखाया कि आपको समझ आ जाए. लेक्चर नंबर 9 में मैंने बेटे F5 की थोड़ी सी बातें यूज की, डिफरेंशियल कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि आपके पेपर्स में बार बार आ रहा है वही. फिर मैंने लेक्चर नंबर 10 में प्रोडक्ट कॉस्ट की बातें की. अच्छा, लेक्चर 11 में आई टोल्ड यू अबाउट कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट यूनिट, कॉस्ट प्रोडक्ट. लेक्चर 12 लास्ट लेक्चर जो लिया, आज 13th है, लास्ट लेक्चर में आई डिस्कस अबाउट व्हाट आई मीन बाय कॉस्ट इक्वेशंस, what is y is equal to a plus bx, why it is a linear equation, and why, what is the independent variable, what is the dependent variable, what is a intercept, what is slope. क्या क्या नहीं बताया दोस्तों. आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं भूपेश आनंद एग्जामिनेशन किट के क्वेश्चंस करूंगा और मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा. बेटा मैंने टिप्स, टेक्निक्स, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, क्या क्या आते हैं, कब आते हैं, कैसे सॉल्व करने हैं, ये सब कुछ यूट्यूब में ऑलरेडी अपलोड कर दिया है. तो आप डायरेक्टली मुद्दे पे आ जाएंगे. हम क्वेश्चन नंबर सीधा कॉस्ट क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन नंबर हम कैप्लॉन निकाल रहे हैं. आप आइए मेरे साथ, डाल हाथों में हाथ, हम होंगे कामयाब एक दिन. मन में है विश्वास. बेटा ये कॉस्ट क्लासिफिकेशन स्टार्ट हो रही है, एग्जामिनेशन किट की बात है, कैप्लॉन की बात है, क्वेश्चन नंबर 41 है. आपके पास कोई और एडिशन, घबराना नहीं है, आप क्वेश्चन की लैंग्वेज देख लें वही होगा, ज्यादा कुछ बदलता ही नहीं है बेटा. कॉस्ट क्लासिफिकेशन में कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है. तो मैं लेकिन पहले 42 क्वेश्चन करूंगा कि 41, उसके बाद एक दो लेक्चर्स, अभी एक दो क्वेश्चंस के बाद करूंगा कि आपको तब ज्यादा समझ आएगा. 42 क्वेश्चन को पढ़ेंगे. इन ऑर्गेनाइजेशन हैज अ फॉलोइंग टोटल कॉस्ट. वो कहता है ये टोटल कॉस्ट है at 3 levels, total cost at 3 levels. ठीक है सर, ठीक है सर. 2,04,000, $2,50,000, $2,74,000, and we have already discussed as per high and low method we can calculate the variable cost per unit. मेरी थोड़ी सी स्पीड ज्यादा रहेगी क्योंकि आज हम रिवीजन कर रहे हैं ना. मैं बड़ा एक्साइटेड हूं ना यार. मैंने 13 लेक्चर्स 12 लेक्चर्स में लॉजिकली कंसेप्ट बड़े आराम आराम से बताए हैं. ठीक है सर. Variable cost per unit is constant. Achha, as per high and low method, we know that variable cost always remain constant, and total fixed cost will remain same. And the total cost which is given to me is that is total variable cost, semi variable cost. बेटे आप देख रहे हो मैं किस तरह से बोलता है, ऐसा लग रहा है बस निकलता जा रहा है, मैं रुक ही नहीं पा रहा. बेटे आज मैं खुद अपने आप को नहीं रोक पा रहा क्योंकि इतनी ज्यादा नॉलेज मैं आपको दे चुका हूं कि अब बस क्या बताऊं. व्हाट इज द टोटल कॉस्ट एट 10,000 यूनिट्स. और वो कहता है जी अगर आपकी एक्टिविटी 11,000 यूनिट से बढ़ गई तो 10% की कॉस्ट में इंक्रीज आ जाएगा. आराम से बेटे. देखो जी मैंने फोन छोटा कर दिया कि आपको दिखे. देयर विल बी 10% दिस. मैंने इसके लिए लेक्चर नंबर 7 लिया. हाई और लो मेथड में बताया कि अगर दो एक्सेप्शंस हैं, अगर फिक्स कॉस्ट बढ़ जाती है तो आप वो दो लेवल्स लोगे जहां पे फिक्स कॉस्ट सेम रहती है. स्टडी टेक्स्ट में भी ये क्वेश्चन था इस तरह का. आई हैव डन दैट एट दैट टाइम आल्सो इन लेक्चर नंबर 7. मैं आपको अभी लेक्चर नंबर 7 की तरफ लेके चलता हूं. आपको लॉजिकली ये बताने की कोशिश करता हूं कि लेक्चर नंबर 7 में है क्या यार. मैंने जो लेक्चर नंबर 7 लिया उसमें क्या बताने की कोशिश की मैंने. ठीक है जी. आइए 11 है जी, 10 है जी, 9 है जी, 8 है जी, ये 7 है. ये देखिए नहीं पूछा कि मटेरियल है, लेबर एक्सपेंस है. उन्होंने खाली ये पूछा है कि इसका बिहेवियर बताओ. I have to take a decision. So as a management accountant, it is important that your decision. 10 रुपए पर यूनिट कैलकुलेट किया. इनका भी आंसर 10 रुपए. मैंने अभी बताया कि आप हाईएस्ट और ये देखिए हाईएस्ट और लो. मैं यहाँ पे लॉजिक बता रहा हूँ कि व्हाई आई एम यूजिंग हाई एंड लो एंड व्हाट इज द लॉजिक फॉर दैट. कंट्रास्ट क्या है, पीला सूट लाल दुपट्टा. लोएस्ट को कंपेयर करें, कंट्रास्ट की चीजों को कंपेयर करते हैं, पीला सूट और लाल दुपट्टे को कंपेयर करेंगे. आप बताइए जो डाटा या जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसमें लोएस्ट कितना है 200 यूनिट्स और उसकी कॉस्ट कितनी है $7,000, और हाईएस्ट कितना है 400 यूनिट और उसकी कॉस्ट कितनी है $9,000. अब मुझे लगा कि 200 बनाता हूं तो $7,000 लगते हैं और 400 बनाता हूं तो $9,000 लगते हैं. और मुझे पता है कॉस्ट अगर मैंने फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी, चेंज होगा तो किसमें. मैंने कहा एक एक्सेप्शन थी, अगर फिक्स कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में चेंज आता है तो आप वो दो लेवल्स लेंगे जहां पे चेंज नहीं है, जहां पर असम्पशंस है, उसके बेसिस पे वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे. और इस क्वेश्चन में जो आप अभी हम देख रहे हैं 42,
बेटे इसमें यही है कि फिक्स कॉस्ट का 10% इंक्रीज है, आप चेक करिए प्रोडक्शन में, और जो कॉस्ट दी हुई है वो सेमी वेरिएबल इन नेचर की है, मतलब उसमें कुछ पार्ट फिक्स भी है और कुछ पार्ट वेरिएबल भी है। बट अगर मैं अपनी अजम्पशन थोड़ी सी चेंज कर दूं, थोड़ी सी चेंज मींस जो मैंने अभी अज्यूम किया कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल रिमेन सेम, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग जब आप ज्यादा काम करते हो, जब आप ज्यादा पढ़ाई करने के लिए बैठते हो, तो आपकी आउटपुट बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, सिनर्जी के बेनिफिट्स आते हैं, तभी तो लोग मर्जर अमालगमेशन करते हैं। अच्छा, जब सिनर्जी के बेनिफिट्स आएंगे तो क्या पर यूनिट कॉस्ट कम होगी? बिल्कुल कम होगी। क्यों नहीं कम होगी? तो मैं 200 से ज्यादा बनाएंगे तो 10% बढ़ चुकी होगी। मेरी बात आप समझ रहे हैं? अब इन्हीं कंसेप्ट को मैंने लेक्चर नंबर 7 में बताया, स्टडी टेक्स्ट में किया, बट एग्जामिनेशन किट है तो बेटे हम एग्जामिनेशन किट में बिल्कुल करेंगे। आप अभी पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, फिर हम उसके बाद उसमें आएंगे कि क्या क्वेश्चन है और हम क्या कहना चाह रहा हूं, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ठीक है जी, आइए आइए बेटा, आप अपने सामने एग्जामिनेशन किट रखें और ये देखें कि फिक्स कॉस्ट में इंक्रीज है 10% से, अगर 11,000 यूनिट से ज्यादा आपने प्रोड्यूस किया। और आप चेक करिए जी, यहाँ 12,000 बना रहे हैं, यहाँ 15,000 बना रहे हैं, इसका मतलब इन दोनों लेवल्स पे आपकी फिक्स कॉस्ट सेम है। And if fixed cost remains same in these two levels, you know, I can use high and low method. मैं high और low method use करके variable cost per unit calculate कर सकता हूँ, और with the help of that I can, you know, I can solve the question. तो मैं आराम से आपके सामने आऊंगा। बेटे मैंने बड़ी मेहनत की है, ये सभी स्लाइड्स प्रिपेयर की हैं आपके लिए। आइए आइए दोस्त, मैंने देखिए क्या लिखा है। फ्रेंड्स, द सेम लॉजिक आई हैव एक्सप्लेन्ड इन लेक्चर नंबर 7। अभी आपको लेक्चर नंबर 7 दिखाया और उसमें मैंने बताया इफ यू वांट टू कैलकुलेट एज पर हाई एंड लो मेथड द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल बी, उन्होंने फॉर्मूला दिया, बट जब मैंने लेक्चर कराया था तो आपको बड़ा सिंपल बताया, चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन प्रोडक्शन। तो जब चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन प्रोडक्शन करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। बट आई कैन ओनली यूज हाई एंड लो मेथड इफ दोस असम्पशंस एज पर हाई एंड लो मेथड आर देयर। ठीक है सर, तो मैंने यहां पर आपके सामने लिखा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 15,000 यूनिट पे देख लिया और 12,000 यूनिट पे देखा, क्योंकि 15,000 यूनिट और 12,000 यूनिट दोनों 11,000 से ज्यादा है। आई कैन ओनली यूज दिस when it is more than 11,000 because fixed cost is increasing for more than 11,000 units. So 274 minus 250 upon 50 minus 2 that comes to 8 per unit. बेटे ये वेरिएबल कॉस्ट आई है, इसका मतलब आपको पता है दिस इज स्लोप, दिस इज ग्रेडियंट एज पर लीनियर इक्वेशन। एक यूनिट बनाएंगे तो $8 लगेंगे, तो अब जितने भी यूनिट बनाएंगे उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड टोटल कॉस्ट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। बट द पॉइंट इज इसकी $8 पर यूनिट के बेसिस पे मुझे फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। अच्छा, फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए 12,000 का लेवल ले ले या 15,000 का लेवल ले ले, बात एक ही है, आंसर सेम आएगा। मैंने 12,000 के लेवल पे कैलकुलेट किया कि भाई लीनियर इक्वेशन है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू ग्रेडियंट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। तो मैंने यहां पर आप चेक करिए, दो टोटल आपको पता है $250,000 की कॉस्ट है 12,000 यूनिट्स पे। अच्छा, मुझे अब ये नहीं पता कि फिक्स कॉस्ट कितनी है, उसी को तो निकालना ही है, बट मुझे ये पता है कि $8 पर यूनिट इज द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, दिस इज द स्लोप, दिस इज द ग्रेडियंट, एंड आई नो दैट 12,000 यूनिट्स की कॉस्ट है। ये यहाँ पे जो इक्वेशन है तो ये 96,000 आ गया जी, ये 12,000 इंटू 8 96, और ये 250 फिक्स कॉस्ट मैंने कैलकुलेट कर लिया 1,54,000 आराम से, कोई जल्दी है ही नहीं। मैंने कहा ना एग्जामिनेशन किट मॉक टेस्ट भरे पड़े हैं इससे। अच्छा, जब आपके पास टोटल फिक्स कॉस्ट आ गई $1,54,000 की, अब ये इंक्रीज कॉस्ट है क्योंकि ये 12,000 यूनिट पे, वो कह रहा है कि 11,000 यूनिट के बाद 10% की फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी। अच्छा, जब 11,000 यूनिट के बाद 10% की फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी तो ये कॉस्ट जो है, ये कॉस्ट जो है 12,000 यूनिट पे है, तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आप आराम से सिंपल सी मैथमेटिक्स यूज करके पहले ओरिजिनल फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि मुझे 10,000 यूनिट पे टोटल कॉस्ट निकालनी है। And at 10,000 units, my fixed cost will not be 1,54,000 because that is increased amount. So I will calculate that amount which is there, and when my production is not 11,000 units. तो मैं क्या करूंगा, मैं 100 का एग्जांपल ले लूंगा। बेटे बचपन में 3rd 4th क्लास से आप यही करते आ रहे हैं, अगर कोई भी चीज अननोन होती है आप उसको 100 मान लेते हैं और उसमें आप 10% का इंक्रीज करते हैं, तो 100 यूनिट $100 है और 10% ऐड कर दो तो $110 क्या आ जाएगा, 110। मैंने क्या लिखा देखो बेटे, ये कैप्लॉन के सॉल्यूशन में भी नहीं दिया, बीपीपी के मॉक टेस्ट की सीरीज में भी नहीं दिया, भूपेश आनंद ने ये पूरी एक्सप्लेनेशन लिखी है आपके लिए। नाउ 1,54,000 इज इंक्रीज्ड cost, so with the help of cross multiplication we can calculate the original amount. आप देखिए जी, मैंने
बड़ी प्यारी प्यारी सी बात है। अब ये कैप्लन थोड़ी बताएगा आपको, बीबीपी थोड़ी बताएगा, या और कोई टीचर थोड़ी बताएगा जो मार्क ही करके पढ़ा रहे हैं या पीपीटी बना के पढ़ा रहे हैं। बेटे भूपेश आनंद ने मन से पढ़ाया। मैंने कहा लेट द ओरिजिनल फिक्स कॉस्ट बी $100, लेट द इंक्रीज बी 10%, दैट कम्स टू $10, तो टोटल आ गया $110। अगर $110 है तो $100 है, और अगर $1,54,000 $1,54,000 फिक्स कॉस्ट इंक्रीज वाली है तो पहले कितनी होगी? इतनी है तो इतनी, इतनी है तो कितनी? आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके $1,40,000 की टोटल फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हो। और जब मैं कहता हूं जी टोटल फिक्स कॉस्ट 1,40,000 है तो 10,000 यूनिट पे 1,40,000 ही है। तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके बता भी दिया, चेक करिए। If I produce 10,000 units, total fixed cost will be $1,40,000, and I know that slope or the gradient is $8 per unit. So I can say for 10,000 units, 80,000 will be the variable cost, and 1,40,000 will be the fixed cost, and 2,20,000 will be the total cost. And first answer is my correct. बेटे प्यार से, मोहब्बत से, ईमानदारी से कराने की कोशिश की है, एक एक लॉजिक, एक एक पॉइंट को बताने की कोशिश की। आइए जी, मैं भूपेश आनंद नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहा हूं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 43rd। पहले हम एग्जामिनेशन किट को अपने सामने रख लेते हैं। अच्छा ऐसा ना, आप अपने सामने हार्ड कॉपी रखेंगे ना तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना? तो आप अपने सामने हार्ड कॉपी रखिए। 43rd क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अ फर्म हैज टू पे अ $50 per unit as a royalty to the inventor of a device which it manufactures and sells. How would the royalty charge be classified in the firm's account? बेटा ये मैंने रॉयल्टी का ही एग्जांपल आपको लिया था लीवाइस जीन्स का, जब मैंने एक्सप्लेन किया, जब मैंने रेनॉल्ड की पेन की केस स्टडी बताई थी, याद है? लेक्चर 2 में अभी दिखाता हूं। वहां पर मैंने इस बात को यूज किया था कि मैंने कहा था डायरेक्ट एक्सपेंस के एग्जांपल्स ही नहीं है, एक आध एग्जांपल होगा रॉयल्टी का। रॉयल्टी मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया था दैट व्हेन यू प्रोड्यूस रेनॉल्ड पेन देन यू हैव टू पे द रॉयल्टी, एंड दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंस। वैसे 99% डायरेक्ट मटेरियल के, डायरेक्ट लेबर के एग्जांपल्स तो हैं, बट डायरेक्ट एक्सपेंस के एग्जांपल बड़े कम से हैं बेटे। तो उस समय में मैंने बताया था रॉयल्टी है। आइए मैं आपको बता दूं कि मैंने कहां पे बताया था। एक सेकेंड, आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा बेटा जब आप मेरी बात को सुनेंगे। लेक्चर में लेके डू वंडर्स। मैं उन सभी बातों को आज आपके सामने भूतों भूतनियों चुड़ा। कॉस्ट वर्सेस एक्सपेंस वेरी इंपॉर्टेंट। द प्रोसेस दैट इज नेम्ड एज कॉस्ट। बहुत बढ़िया। एक बच्चे ने कहा सर हमने ये तीनों बातें लिख ली। बेटे बहुत अच्छी बात है आप लिख रहे हो। तो एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में अगर आपने सिंसियरली ये सारे लेक्चर्स 10-15 पास कुछ भी नहीं था लेकिन स्टिल उन्होंने किया, इसका मतलब ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। इट मींस इट क्या क्या बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट्स। तो डिविडेंड इज एक्सपेंस, पे भी कर रहे हैं इंडस्ट्री। हाउ दे जाते हैं जर्नल बड़ा ज्यादा इमोशनल हो जाता। इसी लेक्चर में मैंने ये बताया कि एक्सपेंसेस में जब मैं लीवाइस केस स्टडी ले रहा हूं तो उस केस में जैसे मेरे को थोड़ा सा पॉइंट मिल नहीं रहा, अभी मैं एक सेकंड देख ही रहा हूं कि वो कहां पे बताया तो इसी लेक्चर में। ये देखो जी मैकडॉनल्ड की केस स्टडी है। ये कॉस्ट अकाउंटिंग, डिसीजन मेकिंग, कॉस्टिंग, कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, दिस मटेरियल। ये देखिए लीवाइस केस स्टडी दिख रही है। लीवाइस की जीन्स मैंने बना के दिखाई है। उसमें बताया कि आपको डायरेक्ट मटेरियल क्या है, डायरेक्ट लेबर क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है। बेटे एक एक बात को क्लियर किया है। मैं आ रहा हूं जी, मैं कहां पे आऊं? मैं बेटे आज आपके सामने दोबारा से उसी कैप्लॉन की बुक में आ रहा हूं और मैं ये कहना चाहता हूं। वो कहता है जी बताओ व्हाट रॉयल्टी को क्या मानेंगे? बेटा रॉयल्टी को क्या मानेंगे? डायरेक्ट एक्सपेंस मानेंगे और क्या मानेंगे? रॉयल्टी इज नॉट अ डायरेक्ट एक्सपेंस, रॉयल्टी इज नॉट अ प्रोडक्शन ओवरहेड, रॉयल्टी इज नॉट एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। और मैंने इसके लिए अपनी मैंने बड़ी प्यारी सी स्लाइड भी प्रिपेयर की है। देखो जी क्या लिखा है। फ्रेंड्स इन लेक्चर नंबर 2 जो अभी लेक्चर दिखाया था, आई टोल्ड यू अबाउट लीवाइस केस स्टडी, रेनॉल्ड केस स्टडी for explaining few rare examples of direct expenses, because direct expenses होते ही बड़े कम से हैं, है ना? उनको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने लीवाइस की केस स्टडी, रेनॉल्ड की केस स्टडी एक्सप्लेन की। आई थिंक आपको बात समझ आ चुकी है जो मैं कहना चाह रहा हूं। मैं अब क्वेश्चन नंबर 45 में आ चुका हूं और मैं चाहता हूं कि आपको 45 कराऊं
और बताऊं कि क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी 44 एक मिनट में करेंगे, है ना, ये तो बहुत इजी था क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं पहले 45th में आ रहा हूं, जो आपको मैं चाहता हूं कि थोड़े डिफिकल्ट वाले या टिपिकल वाले बता दूं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंक्लूडेड व्हाइल वैल्यूइंग इन्वेंटरी। बेटा इन्वेंटरी की जब आप वैल्यूएशन करते हैं, है ना, तो उसमें क्या क्या इंक्लूड करते हैं, मैंने बताया था इट इज अप टू द फैक्ट्री ओवरहेड्स। डायरेक्ट मटेरियल भी इंक्लूड करते हैं, डायरेक्ट लेबर भी इंक्लूड करते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस भी इंक्लूड करते हैं, और फैक्ट्री ओवरहेड्स, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, वेरिएबल और फिक्स दोनों करते हैं। ये बेटे लेक्चर नंबर 6 में मैंने बताया हुआ है। आइए जी, मैं लेक्चर नंबर 6 में लेके चलूं, और आज आप मुझे रोकोगे नहीं बेटे, मैं लेक्चर with the production which relates 6 नहीं है वो, मैं ये नहीं कहना चाहिए तब भी 2000 मतलब 26 से 30 में बताया, 8 में बताया। प्रैक्टिकली रिलेशनशिप में आसानी रहेगी यार बेटे, मुझे तो लिख रहे हैं आप झुक के नहीं बैठे। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, ऑफिस कॉस्ट, फैक्ट्री, मैंने आपको बताया ना लेक्चर नंबर आप 8 में मैंने आप ईमानदारी से लिख रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, ऑफिस कॉस्ट, एक्सपेंसेस इनकर्ड। तो बेटे आपको अब आई थिंक मैं प्रूव भी करता जा रहा हूं कि मैंने सारे लॉजिक, सारे कंसेप्ट आपको बताए, इसलिए आपसे एग्जामिनेशन किट के क्वेश्चंस मैं जल्दी कर पाऊंगा। आइए हम दोबारा से उस क्वेश्चन की तरफ बढ़े और वहीं पे उसका आंसर कर दें। मैं यहां पर आ गया जी, बिल्कुल आ गया। आइए देखते हैं which of the following will be this। ठीक है जी, डायरेक्ट मटेरियल will be the part, डायरेक्ट लेबर will be the part, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स will not be a part, प्रोडक्शन ओवरहेड will be a part। अब इसका मतलब फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, ये वाला पार्ट आंसर ठीक है। मैं आ गया जी क्वेश्चन नंबर 46 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज अ स्टेप कॉस्ट। लेक्चर 6 पूरा मैंने स्टेप कॉस्ट के बारे में बताया, लेक्चर 7 पूरा मैंने हाई लो मेथड के बारे में बताया। अभी जो लेक्चर 6 मैंने गलती से निकाल दिया था, अब देखना स्टेप कॉस्ट की बात पहले देखते हैं, फिर उस क्वेश्चन में आएंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है जी, क्वेश्चन लेक्चर नंबर 6 सीधा आ रहा हूँ, और आपको लॉजिकली पता चलेगा कि जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल वही है। रेट इज नेम्ड एज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। लिखा है जी सेमी वेरिएबल। अभी स्टेप आया, मैं रिपीट करता हूँ जी, वेरिएबल बोथ, 2 ब्रांचेस फॉर दैट। बेटे 4 जुड़ लूंगा, और कम से कम बेटे केस स्टडी की हेल्प से बताया मैंने, एक दिन की दिहाड़ी पॉइंट, बड़े सारे एग्जांपल्स बैच की बात करें, जैसे आप स्कूल में बैच कॉस्ट, स्टेप कॉस्ट, लॉट साइज कॉस्ट, पिकनिक का एग्जांपल दिया, बैच का एग्जांपल दिया, हॉस्पिटल का एग्जांपल दिया, नर्सेज का एग्जांपल दिया, सुपरवाइजर का एग्जांपल दिया, एक एक बात को लॉजिकली बताने की कोशिश की कि भाई ये है स्टेप कॉस्ट। आइए, मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने सारे क्वेश्चंस को प्रूव कर दूंगा कि सब कुछ मैंने आपके सामने किया और आपको क्लियर है। Which of the following is usually classified as step cost। वो कहते हैं इनमें से, निम्नलिखित कॉस्ट में से ये बताओ कि कौन सी स्टेप कॉस्ट है। ठीक है जी, सुपरवाइजर वेजेस, यस सुपरवाइजर वेजेस। एक सुपरवाइजर, एक यही वाला एग्जांपल मैंने वहां पे दिया था, एक सुपरवाइजर एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ वर्कर को सुपरवाइज कर सकते हैं, उससे ज्यादा वर्कर्स होंगे तो आपको एक नया सुपरवाइजर अपॉइंट करना पड़ेगा। रॉ मटेरियल इज नॉट, रेट्स इज नॉट, टेलीफोन इज नॉट, सो सुपरवाइजर वेजेस। बेटे टेलीफोन कॉस्ट पहले फिक्स रहती है फिर वेरी करती है, तो इट इज अ सेमी वेरिएबल कॉस्ट, है ना। डायरेक्ट मटेरियल is a variable cost, and rates and taxes is again a variable cost। तो यहाँ पे वो कहता है स्टेप वाइज कॉस्ट कौन सी है। बेटे सुपरवाइजर सैलरी इज अ स्टेप वाइज कॉस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉस्ट। अभी इसको देखेंगे बेटे, मैं ना कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट ऑब्जेक्टिव वाले 1-2 मिनट के लिए डिले कर रहा हूँ, अभी कराऊंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स एज अ डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्सचर्स। ये तो बेटे लेक्चर नंबर 2 में बताया था। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है नॉन कैश एक्सपेंस, एंड व्हेन आई से इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, इट इज इनकर्ड फॉर द मशीनरी। और उस मशीनरी में बड़े सारे यूनिट्स हम प्रोड्यूस करते हैं, और जब हम मशीन, अब ये फिक्सचर है ना, डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्सचर्स। दोबारा पढ़ लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्सचर्स। नॉट अ कैश कॉस्ट, सो इट इज इग्नोर्ड। नहीं बेटा ये तो ठीक नहीं है। इट इज अ पार्ट ऑफ ओवरहेड्स। डेप्रिसिएशन इज अ पार्ट ऑफ ओवरहेड्स। If it is incurred in the production department, it is a part of production overheads. If it is incurred in the office department, it will be a part of office overheads. If it is a part of selling department, it will be a part of selling overheads. So it is a part of overheads. Which of the following cost would not be classified as production overhead cost in the preceding
इन द फूड प्रोसेसिंग कंपनी। ठीक है सर, ये बड़े इजी बातें आपको दिखा रहे हैं। विच टू फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द प्राइम कॉस्ट। आई थिंक आप मेरी बात को शायद समझ पा रहे हैं। मैं आ गया जी 52 में। मैं डिफिकल्ट देख रहा हूँ कि आपको मैं अगर डिफिकल्ट करा दूंगा तो इजी तो हो ही जाने हैं। यहाँ देखिए जी क्या लिखा है। अब फर्नीचर मैन्युफैक्चरर क्लासीफाई, आपको बताना है कि ये फिक्स्ड है, वेरिएबल है या सेमी वेरिएबल है। बिल्कुल आराम से आप एक बार देख लो। डायरेक्टर की सैलरी, डायरेक्टर की सैलरी, डायरेक्टर की सैलरी, आप बताइए जी फिक्स्ड है, वेरिएबल है या सेमी वेरिएबल है। बिल्कुल सभी बच्चे आराम से अपने आप करेंगे। मैं 1-2 मिनट दे रहा हूं। आप प्रोडक्शन ज्यादा करें या कम करें, then also you have to pay the fixed amount of salary which I have explained in lecture number 7। बड़े प्यार से मैंने लेक्चर नंबर 7 में बताने की कोशिश की। वुड, बेटे वुड का मतलब है आप फर्नीचर बना रहे हैं, जितने ज्यादा टेबल बनाएंगे उतनी ज्यादा वुड लगेगी, इसका मतलब इट इज अ वेरिएबल कॉस्ट। रेंट ऑफ फैक्ट्री, रेंट ऑफ फैक्ट्री इज अ फिक्स्ड कॉस्ट। आप बताइए आप उसमें बनाए या ना बनाए, इट रिमेन्स फिक्स्ड। फोन बिल, बेटे फोन बिल तो पता ही आपको सेमी वेरिएबल है, क्योंकि कुछ पार्ट ऑफ रेंट देना पड़ता है, उसके बाद आपको पेमेंट करनी पड़ती है। फैक्ट्री वर्कर वेजेस, फैक्ट्री वर्कर वेजेस वेरिएबल है। आप जितनी ज्यादा वर्कर्स रखेंगे उतनी ज्यादा कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी, इट इज वेरिएबल। आप चेक कर लीजिए, मैं भूपेश आनंद आपके सामने खड़ा हूं। फिक्स्ड, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल, मैंने इन सभी एलिमेंट ऑफ कॉस्ट को डिवाइड किया, बाइफिकेट किया, और आपके लिए बड़ा इजी रहा। ये लेक्चर 6 पूरा मैंने इसी के ऊपर डिवोट किया है कि फिक्स कॉस्ट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट क्या है। आइए देखिए एक बार दोबारा से देख लेते हैं, आपको थोड़ा सा और ज्यादा यकीन हो जाए। 10,000 यूनिट्स बनाए, योर कॉस्ट विल रिमेन सेम, इट इज नेम्ड एज फिक्स कॉस्ट। फैक्ट्री रेंट इज अ फिक्स कॉस्ट। कई बार आप सैलरीज पे करते हैं टू द अकाउंटेंट्स। Now, it hardly matters whether you produce it or not, whether you are loss-making company or a profit-making company, you have to pay the salaries. आपको सैलरी देनी पड़ेगी। बेटा ये डायरेक्टर सैलरी भी आया, ये सैलरी देनी पड़े। मैंने कहा ना, आपने अगर मेरे लेक्चर्स ईमानदारी से अटेंड किए हैं, उनके नोट्स प्रिपेयर किए हैं, बेटे फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस मिलेगी। मैं आपको बता रहा हूँ फर्स्ट। अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी। यू हैव टू डू दिस, इट इज नॉट रिलेटेड विद प्रोडक्शन। आप मैक्सिमम बनाओ तब भी आपकी कर रहा हूं वाई एक्सेस डायरेक्ट रिलेशनशिप, दैट इज नेम्ड एज वेरिएबल कॉस्ट। यूनिट इस लागत लग जाएगी। एंड हियर डिपेंड को बनाने के लिए बेटे ग्राफ बनाए, एक एक बात को क्लियर किया। मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर सिंसियरिटी से एग्जामिनेशन किट के क्वेश्चंस करें और मेरे लेक्चर्स देखने के बाद अगर आप करते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में 99% क्वेश्चंस होने वाले हैं आपके। आइए हम 1-2 क्वेश्चंस और करके देखें कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं और वहीं से एक्सप्लेन कर दूं। आइए बेटे, आइए, आओ, लो जी। ये बेटे ये ग्राफ भी मैंने आपको बताया, बहुत सारी बातें हमने इसके ऊपर डिस्कस की हैं। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोडिंग, मैंने लेक्चर नंबर 12 में बताया था कॉस्ट कोडिंग सिस्टम क्या होता है, कॉस्ट कोडिंग सिस्टम्स क्या होते हैं, फ्रीक्वेंशियली क्या होता है, सीक्वेंशियल कोड क्या होता है, कॉस्ट कोड क्या होते हैं, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट कोड्स। अब आप चेक कर लीजिए, आपके लिए बहुत इजी बन गया होगा ये। मैं नीचे आ गया जी, ये तो बड़ा मुंह जबानी का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने किया ही नहीं। हाउ वुड यू रिलेट द फॉलोइंग कॉस्ट, बताइए जी। मैंने लीवाइज एग्जांपल का एग्जांपल लिया था, लीवाइज जीन्स का, और उसके थ्रू बताने की कोशिश की व्हाट इज डायरेक्ट मटेरियल, व्हाट इज डायरेक्ट लेबर। तो हाउ वुड क्लोथ्स रिटेलर कंपनी क्लासिफाई। मान कर चले लीवाइज कंपनी है, लीवाइज जीन्स बना रही है, उसी का एग्जांपल लिया मैंने। डिजाइनर सूट्स, डिजाइनर स्कर्ट्स, बेटे मटेरियल है। हीटिंग कॉस्ट, बेटे एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन, बेटे एक्सपेंस है। कैशियर स्टाफ सैलरी, बेटे लेबर है। मैं फिर रिपीट करूंगा, आप अगर सच में ईमानदारी से मेरे लेक्चर्स को देखेंगे तो एग्जामिनेशन किट कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, कोई हवा नहीं है जो आप डर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग is classified as a direct labor, and I have explained in lecture number 2 that labor which is directly related with production is named as direct labor. Personal manager नहीं जी, bricklayer is नहीं जी, general manager is अच्छा is नहीं जी, maintenance manager is a company producing cameras नहीं है, मैंने ध्यान से पढ़ा नहीं। इसका मतलब is a construction company, bricklayer is a construction company, general manager in this, which of the following will be classified as a direct labor? Personal manager, ब्रिकलेयर, जनरल मैनेजर, मेंटेनेंस वाला। दे बेटे बी, 56 का बी मेरे को ठीक लग रहा है, क्योंकि बाकी तो सभी गलत लग रहे हैं बेटे। यही आंसर है बेटा।
अब आ जाइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 58, द फॉलोइंग डाटा रिलेट्स टू द आउटपुट लेवल। बेटे कॉस्ट इक्वेशन मैंने लेक्चर नंबर 12 में बताई थी, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। अच्छा मशीन आवर्स दिए हुए, अगर 17,000 मशीन आवर्स चले तो इतनी कॉस्ट आएगी ओवरहेड्स, और अगर 18,500 हो तो इतनी आएगी। चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन आवर्स इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट पर आवर। जब आप वेरिएबल कॉस्ट पर आवर निकाल लेंगे तो टोटल फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। तो बेटे टोटल फिक्स कॉस्ट निकाल सकते हैं, 251 750 minus 246 500। आई एम यूजिंग हाई एंड लो मेथड। लेक्चर नंबर 7 मैंने प्योरली हाई एंड लो मेथड में बताया था बेटे, ये देखो लेक्चर 7 प्योरली हाई एंड लो मेथड में बताया। ये लो बनाए चाहे 10,000 बनाए, ग्राफ फिक्स्ड इन, ये एक कंसेप्ट यूज कर दिया जी, चेंज निकालें। कैसे निकालते हैं? चेंज प्रोडक्शन और लो हाई लो मेथड, एज आई हैव जस्ट टोल्ड यू कि आप कॉन्ट्रास्ट वाली दो चीजें कंपेयर करेंगे तो ज्यादा आप डिटेक्शन कर पाएंगे, तो उसका नाम है हाई एंड लो। ठीक है सर, हाई एंड लो। ऊपर देखिए जी मैंने कुछ स्टेप्स लिख दिए, वहीं से कॉपी पेस्ट मारा कैप्लॉन और बीबीपी से। वैसे मैं आपको बताऊं बिना स्टेप्स लिखे भी आप कर सकते हैं, बट आप लिखेंगे, मैंने कहा बिना स्टेप लिखे भी आप कर सकते हैं क्योंकि मैंने आपको लॉजिक्स बताए। तो आई थिंक आपको सारी बातें समझ आ चुकी। बेटे मैंने इसके बाद आपको क्या बताऊं, आपके अपने ही मैंने जो जूस नोट्स अभी आपको दिखाए हैं, अगर आप उन जूस नोट्स में थोड़ा सा देखना शुरू कर दें तो मुझे लगता है बड़ी सारी बातें और क्लियर होंगी। वैसे हम नेक्स्ट लेक्चर में भी अभी कैप्लन के कुछ क्वेश्चंस और करेंगे। बड़ी मेहनत की है बेटे, जूस नोट्स में भी ग्राफ प्रिपेयर किए हैं। ये लास्ट मिनट के जूस नोट्स हैं कि जब आप सब कुछ रिवाइज कर चुके हैं, माइंड मैप बना चुके हैं, एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो बेटे मैंने उसमें जूस नोट्स बनाए कि आपको और ज्यादा लॉजिकली चीजें समझ आए। ना बड़ी मेहनत की है यार F2 के लिए, क्योंकि मैं चाहता था कि F5 का बेस आपका F2 से बन जाए। मिलते हैं बेटे, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।